नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम इस वीडियो के अंदर हमारी प्रस्तावना को विस्तृत रूप से पढ़ने और समझने वाले हैं। साथ ही साथ हम प्रस्तावना के छोटे से छोटे कंपोनेंट पर भी विचार करेंगे, जहां हम प्रस्तावना को एक दार्शनिक तौर पर तो समझेंगे ही, दूसरी ओर हम प्रस्तावना के वर्तमान स्वरूप को और हमारी वर्तमान उपयोगिताओं को कैसे हमारी प्रस्तावना समाहित करती है, कैसे हमारे भारतीय समाज और भारतीय परिवेश को एकजुट करने का विचार प्रस्तावना में निहित है। साथ ही साथ हमारी देश की रूपरेखा कैसे प्रस्तावना निर्धारित करती है, ऐसे प्रश्नों का भी हम विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम प्रारंभ करते हैं हमारी क्लास। साथ ही साथ इस क्लास को प्रारंभ करते हुए हम हमारे सबसे पहले हम एक माइंड मैप के रूप में देख लेते हैं कि हमारे पूरे जो ये वाली क्लास है इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। और ये वीडियो 2 या 3 पार्ट में आ जाएगी और इसके बाद मैं आपको एक जो सेपरेट वीडियो है, पूरी सभी वीडियो को कंबाइंड करके एक 2 ढाई घंटे की क्लास भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों, हम बात करें कि सबसे पहले हमारी जो प्रियम्बल है उसके इंट्रोडक्शन की, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे हमारी प्रस्तावना का परिचय। सबसे पहले प्रस्तावना के परिचय के साथ स्टार्ट करते हुए हम हमारी प्रस्तावना के जो संविधान में उद्देश्य और आदर्श हैं, जो हमारे संविधान के भीतर रेखांकित किए गए हैं, हम उसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक के रूप में हम शामिल करेंगे हमारी प्रस्तावना के घटक अर्थात कंपोनेंट्स को। और कंपोनेंट्स के बाद हम प्रस्तावना के जो एक एक पार्ट्स हैं, जैसे कि हम भारत के लोग, इसका अर्थ समझेंगे। फिर उसके बाद हम संप्रभु, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जैसे शब्दों का अर्थ भी समझेंगे। फिर हम न्याय, स्वतंत्रता और समानता, बंधुता जैसे मुद्दों को समझेंगे विस्तृत रूप से। और राष्ट्र की एकता और अखंडता जैसे विषयों को, और इनके साथ साथ जो आसपास के जो और अन्य मुद्दे हैं उनको भी हम विस्तृत रूप से समझने वाले हैं दोस्तों। अब दोस्तों, हम यहाँ एक्सप्लेनेशन ईच कंपोनेंट्स मतलब एक एक घटक का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, जिनके अंदर हम बात करेंगे प्रत्येक घटक के अंदर हम भारत के लोग लोग क्या कहते हैं। अर्थात ये छोटे से ब्रीफ रूप में मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारे संविधान या हमारे जो लोग हैं उनका लोकतांत्रिक सार प्रदान करता है और संविधान का आधिकारिक स्रोत की व्याख्या करते हैं हम भारत के लोग। तो दोस्तों, ये था हमारा। फिर हम सॉवरन शब्द के बारे में समझेंगे, जो हमें भारत की स्वतंत्रता और बाहरी नियंत्रण जिस पर प्रकाश डालते हुए हम इसको भी विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। फिर हम समाजवादी शब्द की ओर बढ़ेंगे, जहां सामाजिक आर्थिक समानता के प्रति प्रतिबद्धता पर चर्चा करेंगे। फिर हम चलेंगे हमारे धर्मनिरपेक्षता शब्द का, और राज्य की धर्मनिरपेक्ष की तटस्थता के सिद्धांतों की जो व्याख्या है उसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम विभिन्न दार्शनिकों के विचार भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम पॉजिटिव और नेगेटिव सेकुलरिज्म के बारे में भी पढ़ेंगे, जिनमें हम उदाहरण लेंगे फ्रांस का, और फिर हम दूसरी ओर लेंगे भारत का। फिर लोकतांत्रिक गणराज्यों को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, जहां हमारे लोकतांत्रिक सरकार के स्वरूप को विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और समझेंगे। फिर हम न्याय, स्वतंत्रता और बंधुता जैसे मुद्दों को भी विस्तृत रूप से समझेंगे, और जहां हम इनके मूल मूल्यों को अर्थात हमारे बेस वैल्यू को, अर्थात हम इनकी आत्माओं को समझेंगे, जो हमारे समाज के अंदर न्याय प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है, स्वतंत्रता और समानता जैसे सिद्धांतों को एकीकृत कर राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने का काम करती है। और अंततः हम राष्ट्रीय एकता के महत्व को विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अब दोस्तों, हम बात करें कि ऐतिहासिक संदर्भ के रूप में, तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के रूप में बात करें तो हम यहाँ हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है उसको बनाने के जो प्रारंभिक चरण थे, हम उसको स्वतंत्रता के पूर्व से लेकर बात करेंगे, और फिर अंततः उद्देश्य प्रस्ताव और हमारी संविधान की प्रथम बैठक तक वहां विस्तृत पढ़ेंगे कि हमारे कैसे कैसे विचार रहे, क्योंकि वही विचार होंगे जो हमारे संविधान के साथ साथ हमारे राष्ट्र की मूल भावना थी, जो हमारे राष्ट्र को और हमारे संविधान की एक रूपरेखा निर्धारित करने वाली, प्रमुख संस्थाओं को निर्मित करने वाली हमारी प्रस्तावना को विस्तृत रूप से समझेंगे वहाँ ऐतिहासिक क्रम के रूप में। फिर इसके बाद हम जो हमारे संविधान निर्माण के अंदर जो बहसें हुई, प्रस्तावना पर लगातार विचार विमर्श हुए, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इसी में हम पढ़ लेंगे कि हमारे जो न्यायिक बहसें हैं उनके माध्यम से हमारी जो प्रस्तावना है उसकी भिन्न भिन्न व्याख्या की गई है, जो हमारे अर्थ को और अधिक विस्तृत और सीधा तटस्थ बना देगी दोस्तों। फिर हम व्याख्या और विकास, इसका डेवलपमेंट और एवोल्यूशन और इंटरप्रेशन पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम संवैधानिक प्रक्रमों को समझेंगे, साथ ही साथ न्यायिक व्याख्याओं को समझेंगे।
तो न्यायिक निर्णयों की भी प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। फिर हम इसके अंततः रूप में हम पहुंच जाएंगे कि इसका महत्व। फिर आत्मा के रूप में हम जो हमारी संविधान की आत्मा है उसके रूप में एक बार महत्व समझेंगे, और फिर भारतीय जनता की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाली प्रस्तावना के रूप में हम इसकी प्रासंगिकता समझेंगे। फिर हम इसके समकालीन प्रासंगिकताओं की ओर चले जाएंगे। फिर वहां कंटेम्प्रेरी इश्यूज को समझते हुए हम हमारे टॉपिक को लगभग समापन के करीब ले जाएंगे। फिर वर्तमान के राजनीतिक परिदृश्य और समकालीन प्रासंगिकता का विश्लेषण करते हुए वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था को भी समझ लेंगे, और फिर हम अंततः पढ़ेंगे कि आधुनिक चुनौतियों का सामना करने में और शासन के मार्गदर्शन में हमारी प्रस्तावना की क्या भूमिका है और क्या महत्वपूर्ण हमारे लिए प्रस्तावना हमारे शासन को किस प्रकार और अधिक प्रासंगिक और तथस्थ बनाती है, जिससे हमारे राष्ट्र का और अधिक विस्तृत रूप से व्याख्या की जा सके, राष्ट्र के शासनों को और उसके मूल्यों को, साथ ही साथ उसकी आत्माओं को पूरी रूप प्रदान किया जा सके। वह हमारी प्रस्तावना एक मार्ग प्रदान करती है, या हमें एक ब्रीफ नॉलेज या आइडेंटिटी प्रदान करती है, जो हमारे सरकार के साथ साथ हमारे संपूर्ण समाज का, और साथ ही साथ मैं कहूँ हमारे संविधान का, जो उसके अंतर्निहित तत्वों को समाहित करती है आत्मा के रूप में, हम उसको विस्तृत रूप से समझने और पढ़ने वाले हैं। फिर हम अब कोट से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रस्तावना में कुछ उल्लेखनीय उदाहरण हैं जिनको हम विस्तृत रूप से समझने वाले हैं। तो नोटेबल कोट्स को पढ़ लेते हैं दोस्तों पहले हम। तो सबसे पहले हम न्यायमूर्ति सुब्बा राव अर्थात जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे उनका कथन पढ़ेंगे। The preamble to the Constitution of India is the lead star and guide those who works for the nation's welfare to achieve the goals set in the preamble। अर्थात दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना एक मार्गदर्शक है और राष्ट्र के कल्याण के लिए काम करने वालों को प्रस्तावना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो मार्गदर्शन प्रदान करती है। अर्थात हमारी प्रस्तावना का मूल उद्देश्य क्या है कि जो हमारे जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनको मार्गदर्शन प्रदान करना, और ये थे हमारे जस्टिस के सुब्बा राव का कथन। तो दोस्तों, ये इसके अंदर बहुत अच्छी परिभाषा है, क्योंकि आपको दो टॉपिक्स, मतलब एक तो मार्गदर्शक पर विशेष रूप से ध्यान देना है दोस्तों। मार्गदर्शक बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और कल्याण के लिए काम करने वालों को प्रस्ताव निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी प्रस्तावना। तो बहुत बहुत अच्छा कहा इन्होंने। तो दोस्तों, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। न्यायमूर्ति सुब्बा राव का कथन हम पढ़ चुके हैं। फिर हमारे एन के पालकीवाला ने कहा है कि हेरोस्कोप और सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो दोस्तों, प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली है, अर्थात या हम ऐसे कह सकते हैं प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक अर्थात सोवरेन डेमोक्रेसी रिपब्लिक की क्या है, जन्म कुंडली है। और ऐसा मानना किसका था? एन के पालकी वाला का दोस्तों। तो हम ये भी पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम आते हैं ग्रेनविल ऑस्टिन के, जो हमारे काफी चर्चित और प्रसिद्ध इतिहास संवैधानिक इतिहासकार रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की मूल विशेषताओं और मौलिक मूल्यों को मूर्त रूप प्रदान करती है दोस्तों। क्या ये किसका मानना था? ग्रेनविल ऑस्टिन का। तो दोस्तों, ये था बहुत अच्छा टॉपिक हमारा। साथ ही साथ ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करें अंबेडकर जी का कथन। ये सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैं इसको ना हालांकि हाईलाइट कर देता हूं। दोस्तों, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है और संविधान की कुंजी है, संविधान की मूल भावना है। ये हमारे किसका मानना था? हमारे प्यारे अंबेडकर जी का मानना था दोस्तों। द प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द वेरी स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये डॉक्टर अंबेडकर का मानना था, जो हमारे चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दोस्तों। फिर हम एक लास्ट कथन पढ़ लेते हैं, हालांकि इसके बाद में और पढ़ेंगे, लेकिन हमारे लिए दो महत्वपूर्ण है। हमारे पहले भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है? प्रस्तावना संविधान का सबसे कीमती हिस्सा है, प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है। तो ये हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर का मानना था, जो काफ़ी अच्छा विस्तृत रूप से इन्होंने चर्चा भी की है और हम ये भी लगभग हम समझ चुके हैं। तो दोस्तों आपको ये कोट्स याद रखने हैं, ठीक है? हालाँकि मैं इनकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप इससे पहले मैं आपके जैसे ही अंडरलाइन करता हूँ ना, वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। अब क्या मैं इनको मतलब अंडर काटूँगा नहीं, जिससे कि आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत ना आए। दोस्तों हम बात करें द प्रियम्बल ऑफ द और हम प्रस्तावना की बात करें तो हमारे जस्टिस आर सी लाहोटी क्या कहते हैं इस संदर्भ में, हमारे प्रस्तावना की हमारे संविधान की प्रस्तावना भारत के लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को दर्शाती है। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आप ये देखेंगे ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि ये हमारे संविधान की जो हमारे निष्कर्ष निकालने का संदर्भ आएगा, जब प्रस्तावना का हम निष्कर्ष निकालेंगे, उस समय हम इस कथन को भी यूज करेंगे और काफी विस्तृत और बहुत अच्छा कथन है दोस्तों ये। तो मैं आपको एक बार दोबारा याद कर लीजिए, आरसी लाहोटी क्या कहते हैं? आरसी लाहोटी कहते हैं सपनों और आकांक्षाओं को दर्शाने की बात करते हैं। लाहोटी क्या कहते हैं? सपनों और आकांक्षाओं की बात कहते हैं। और जब हम बात करें हमारे अंबेडकर साहब की, तो अंबेडकर साहब कहते हैं कि प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है, संविधान की मूल भावना है। तो दोस्तों आपको दो कथन विस्तृत रूप से और महत्वपूर्ण रूप से याद रखने ही होंगे। तो ये भी दोस्तों हम पढ़ चुके हैं और आपको पता है कि ये उदाहरण बहुत अच्छे और बहुत महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। आपको ये आप कहीं भी आंसर लिखने के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, या हमारे कई बार छोटे जो हमारे पीसीएस के एग्जाम्स हैं, या और भी इनसे मतलब ए बी सी और अन्य ग्रेडों के, जिनके अंदर भी कई बार कोट देकर और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वहां से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको लगभग 8 से 10 क्वेश्चन कोट्स दिए हैं, तो वो आपको विस्तृत रूप से समझ में आ जाएंगे। अब हम बात करें कि ये जो हमारे कोर्ट्स है ना, राष्ट्र के मार्गदर्शन करने और उसके लोगों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने में प्रस्तावना के गहन महत्व को दर्शाते हैं। वे भारत के लोकतांत्रिक शासन के ढांचे के आधारभूत दस्तावेज के रूप में इसके महत्व को रेखांकित करते हैं। तो दोस्तों आप ये देखेंगे कि हमने ये कोर्ट्स पढ़े, उनके आधार पर हमारे संविधान के महत्व को, जो हमारे संविधान में प्रस्तावना का महत्व है, उसको पूरित किया गया है। तो आप इस महत्व को समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण था हमारे लिए। तो दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जहां हम प्रस्तावना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझेंगे और कई तत्वों को गहराई से समझेंगे। दोस्तों आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो हम थोड़ा पहले जाके बात करेंगे, और मैं आपको एक ब्रीफ नॉलेज के रूप में, मतलब समग्र रूप से विभिन्न टॉपिकों को शामिल करते हुए मैं आपको प्रस्तावना की रूपरेखा यहाँ प्रस्तुत करूंगा। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना आज एक दो दिन का खेल नहीं है, बल्कि हमारे प्रस्तावना के विचारों को पूरी रूप में, या हमने जो प्रस्तावना के विचार लिए हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे औपनिवेशिक विरासत और स्वतंत्रता संग्राम का ही एक साझा परिणाम है, जिनके आधार पर हम ऐसी विस्तृत और सभी समाज के प्रत्येक लक्ष्यों को पूरी करने वाली प्रस्तावना को समाहित करते हैं। तो दोस्तों हम पहले टॉपिक के रूप में पढ़ें कॉलोनियल लेगेसी एंड फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। तो औपनिवेशिक युग में भारत ने अपनी स्वतंत्रता के लिए काफी लड़ाई की, जिसके अंदर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रभावशाली नेताओं का उदय हुआ, और जिन्होंने लगातार स्वशासन, नागरिक स्वतंत्रता और सामाजिक समानता की निरंतर वकालत की। और हम जब बात करते हैं जब हमारा संविधान तैयार हुआ, तो हमारे 1947 के अंदर स्वतंत्रता अधिनियम के बाद संविधान सभा का गठन किया गया, और जिसका विधिवत तो प्रारूपण किया गया, जिसके अंदर हमारे उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में हमारी विभिन्न विचारधाराओं, विभिन्न क्षेत्रों, साथ ही साथ विभिन्न समुदायों को शामिल करते हुए समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए हमारे संविधान के अंदर हमारे प्रस्तावना जैसे खूबसूरत टॉपिक को, या हमारे आइडेंटिटी को जोड़ा गया, जो हमारे संविधान का पूरा दर्पण प्रस्तुत करती है हमारे सामने। अब हम बात करें कि क्या हमारी प्रस्तावना पर अंतरराष्ट्रीय प्रभाव भी पड़ा है? हाँ बिल्कुल दोस्तों, वैश्विक सिद्धांतों और मूल्य से हमने प्रेरणा ली है, जिसके अंदर हमारे ऊपर अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा, साथ ही साथ अमेरिकी संविधान के प्रस्तावना के साथ साथ हमारी फ्रांसीसी क्रांति से कई प्रभावित हुए हैं। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र के जो चार्टर और दस्तावेज जैसे कई दस्तावेजों का हमारी प्रस्तावना पर प्रभाव है, और ऐसा कह सकते हैं कि इन प्रभावों को, जो मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण थे, उनको हमने
हमारे संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया है, जिसके अंदर संप्रभुता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और समानता पर जोर देने जैसे कई मुद्दे शामिल थे दोस्तों। तो ये भी दोस्तों हमने पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो दोस्तों अब हमारे पास आ जाता है उद्देश्य संकल्प, अर्थात हमारे पास ऑब्जेक्टिव से रेजुलेशन। तो फिर बात करें हम 1946 की, तो जवाहरलाल नेहरू ने अपना उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया और संविधान निर्माण, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग का जब हमारे पास निर्देशित मार्गदर्शन के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण किया गया, तो वहां पर हमारे पहले प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू, जो कि संविधान के निर्मित होने के बाद बने, उन्होंने 1946 के अंदर अपना उद्देश्य संकल्प अर्थात हमारी जो प्रस्तावना के मूल स्वरूप अर्थात प्रस्तावना की जो मूल भावना थी, उसको पारित किया और वो संविधान को निर्देशित करने के लिए निर्देशिका के रूप में काम किया और जिनका हम आज तक मार्गदर्शन सिद्धांत के रूप में शामिल करते हैं। इसके अंदर ही हमारे कई लोकतांत्रिक सिद्धांतों और सामाजिक न्याय पर जोर देने की बात की गई थी। अब हम प्रतिनिधित्व और समावेशिता की बात करें, तो हमारी जो प्रस्तावना है, जो इस प्रकार से निर्मित है, आप जब देखेंगे तो हमारी एक और एकता और अखंडता की बात करती है और एक और हमारी सरकार का स्वरूप और हमारे भारतीय समाज का एक मुखौटा प्रस्तुत करती है, साथ ही साथ भारतीय संविधान की रूपरेखा भी प्रस्तुत करती है, जिसके अंदर विभिन्न गुटों के बीच व्यापक संवाद और बातचीत के बाद यह तय किया गया है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना कैसी हो। साथ ही साथ एकता को बढ़ावा देने के लिए ऐसे कई शब्दों को डाला गया है जो हमारे प्रस्तावना के मूल भाव को और प्रत्येक क्षेत्रीय विविधता के लिए हमारे एकता का काम कर सके। सभी नागरिकों को अधिकार और कल्याण की बात की गई दोस्तों। अब हम अडोप्टेशन और इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, तो दोस्तों 26 नवंबर 1939 को हमारे संविधान की प्रस्तावना का औपचारिक रूप से समावेश किया गया, जहां न्याय, स्वतंत्रता और बंधुता जैसे आदर्शों को समाहित करते हुए हमारे संविधान के प्रस्तावना को पूरित रूप दिया गया। यह भारत की लोकतांत्रिक लोकाचार और बहुसंस्कृति के तानों बानों के प्रतीक के रूप में भारतीय संविधान का एक प्रमुख आभूषण बना हुआ है। अब दोस्तों ये हमारी प्रियम्बल है, आप ये देख सकते हैं, मैं हालांकि और जूम कर देता हूं इसको। दोस्तों ये हमारी है प्रस्तावना, जहां आप विस्तृत रूप से पढ़ और समझ सकते हैं। यहाँ वी दी पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्टिंग होती है और हमारे लास्ट टॉपिक मतलब जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है उसके अंदर उसके जो डेट है उसके जो कि 1949 के तहत जो हमारे अडोप्टेशन किया गया उसका लास्ट डेट दी गई है। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, जिसके अंदर हम सॉवरन की बात करें, सोशलिस्ट की बात करें, सेकुलर की बात करें, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक की बात करें, जस्टिस की बात करें, लिबर्टी की बात करें, इक्वलिटी की बात करें, साथ ही साथ फेटर्निटी की बात करें और साथ ही साथ हम असेंबली के मतलब हमारे बहुत और भी बात कर लेंगे दोस्तों, लेकिन हम अभी सिर्फ और सिर्फ हमारे देखने का विचार था, क्योंकि हम इसको आगे विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं, इस वजह से हम यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। फिर एक बार आपको मैं हिंदी में भी बता देता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, साथ ही साथ बंधुता जैसे कई शब्दों का प्रयोग किया है, जो अंततः हमारे संविधान को एक औपचारिक रूप से या सभी लोगों द्वारा अधिनियमित या आत्मार्पित करने की बात करती है। तो दोस्तों ये था हमारे संविधान की प्रस्तावना, मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में समझा दिया है। अब हम बात करें कि हम एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं और प्रस्तावना के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक, दोस्तों आप ये देख रहे हैं, सबसे पहले हम भारत के लोग अर्थात वी दी पीपल ऑफ इंडिया, केवल इस शब्द की बात करने वाले हैं। तो हम भारत के लोग इस वाक्यांश की बात करें तो दोस्तों प्रस्तावना की शुरुआत ही हमारे हम भारत के लोग अर्थात वी दी पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होती है, जो भारत के नागरिकों को
एक महत्वपूर्ण अधिकार देता है, जिसका हम नीचे आने वाले टॉपिकों के अंदर विस्तृत रूप से वर्णन करेंगे। साथ ही साथ यह भी समझेंगे कि जो हमारी प्रस्तावना है वो कैसे हमारे भारतीय समाज को एक माला के रूप में पिरोए रखता है, या हमारे भारतीय समाज के साथ साथ हमारे शासन प्रशासन, साथ ही साथ हमारी पूरी कानून व्यवस्थाओं को, साथ ही साथ इसके समाज को कैसे ताने बाने के रूप में पिरोए रखता है। तो दोस्तों हम सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल की बात करेंगे। जब हमारे पास सबसे पहले वर्ड आता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, फिर सबसे पहले हमें एक मन में एक विचार आता है सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल, अर्थात कहीं ना कहीं लोगों की संप्रभुता है। तभी तो हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना यह कहती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इस मूल भावना और विचार को उजागर करते हैं कि अंतिम अधिकार भारतीय जनता के पास है। ठीक है दोस्तों, अंतिम अधिकार किसके पास है? भारतीय जनता के पास। और यह कथन भारतीय राज्य की लोकतांत्रिक संरचना को रेखांकित करता है, अर्थात दर्शाता है, जहां सत्ता लोगों से उत्पन्न होती है और लोगों के लिए प्रयोग की जाती है। दोस्तों हम आगे एक शब्द पढ़ने वाले हैं, लोकतंत्र की परिभाषा। वहां पर हम देखेंगे लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। तो दोस्तों हमने आपने देख रहे हैं कि कितनी विस्तृत परिभाषा, हम भारत के लोग, वी दी पीपल ऑफ इंडिया, आप कहकर बहुत गर्वान्वित महसूस कर सकते हैं अपने आप को। अब फिर हम बात करें कि हमारी जो प्रस्तावना के अंदर वी दी पीपल ऑफ इंडिया है, वो हमारी कलेक्टिव आइडेंटिटी अर्थात हमारी सामूहिक पहचान को दर्शाता है। दोस्तों यह वाक्यांश हमारे आबादी के विविध एकीकृत पहचान को दर्शाते हुए हमारे भारत की भाषा, संस्कृति, धर्म और क्षेत्रीय बाधाओं को पार किए बिना व्यक्तिगत भिन्नताओं के बाद भी हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता पर जोर देता है। अब हम बात करें संविधान की वैधता की, तो हम भारत के लोग अर्थात वी दी पीपल ऑफ इंडिया आह्वान करने का मतलब है कि प्रस्तावना भारतीय राज्य की संवैधानिक वैधता को स्थापित करता है, और यह दर्शाता है कि भारत के नागरिकों की स्वीकृति और इसकी वैधता भारतीय लोगों से प्राप्त है, और यहाँ लोकतांत्रिक लोकाचार की पुष्टि होती है। दोस्तों हम वी दी पीपल ऑफ इंडिया, तो दोस्तों बहुत अच्छा शब्द सबसे प्रारंभ में जोड़ा गया है हमारी प्रस्तावना पर। अब हम बात करें जिम्मेदारी और भागीदारी की, रेस्पॉन्सिबिलिटी और पार्टिसिपेशन की। दोस्तों जब हम बात करते हैं वी दी पीपल ऑफ इंडिया, तो हमारी ये वाक्यांश जिम्मेदारियों को दर्शाता है। यह संविधान में निहित सिद्धांतों को आकार देने और उनको बनाए रखने के लिए नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को भी रेखांकित करता है, जहां राष्ट्र के नागरिक अपनी सामूहिक भागीदारी के साथ साथ लोकतंत्र में या अपने समाज के अंदर विस्तृत रूप से अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में नागरिकों से जुड़ाव तथा भागीदारी पर अपनी महत्वपूर्ण रूप से जोर देता है। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये शब्द वी दी पीपल ऑफ इंडिया। अब फिर हम बात करें कि वी दी पीपल ऑफ इंडिया कंटिन्यूटी विद फ्रीडम स्ट्रगल को भी दर्शाता है, अर्थात हमारे स्वतंत्रता संग्राम के साथ जो निरंतरता है भारतीय समाज की, उसको भी यह हमारे विस्तृत रूप से दर्शाता है। दोस्तों हम जहां बात करें एक और हमारे स्वतंत्रता संग्राम की और दूसरी ओर हमारी भारतीय स्वतंत्रता की, जिसके लिए हमने इतने लंबे संघर्ष के बाद हमारा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया है, जहां सामान्य व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए औपनिवेशिक उत्पीड़न का मुकाबला करने के लिए एकजुट हो गए थे, और उसी भावनाओं को और बलिदानों को याद रखने के लिए हमारे संविधान में सबसे पहले शब्द जोड़ा गया है वी दी पीपल ऑफ इंडिया, जो हमारे अपने आप को गौरवान्वित करने के लिए और बलिदानों की आकांक्षाओं और उनके निरंतरता के लगातार प्रतीक को याद रखता है और हमें बनाए रखता है उनके साथ और उनके विचारों के साथ। अब हम बात करें समावेशीपन और समानता, अर्थात हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है जिसके अंदर शब्द हम भारत के लोग की अभिव्यक्ति भारतीय लोकतंत्र के समावेशी चरित्र को दर्शाती है, अर्थात जहां प्रत्येक नागरिक भिन्न भिन्न पृष्ठभूमियों के होने के बावजूद भी राष्ट्र निर्माण के लिए समान रूप से योगदान करता है। यह कानून के समक्ष समानता के अधिकार तथा सभी नागरिकों के लिए एकजुटता की अवधारणाओं की भी पुष्टि करता है, जहां प्रत्येक देश के लिए प्रत्येक नागरिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों हम जब वी दी पीपल ऑफ इंडिया अर्थात हम भारत के लोग वाक्यांश की बात करते हैं, तो सार के रूप में कह सकते हैं कि लोकतंत्र, संप्रभुता और सामूहिक पहचान और सहभागी शासन के मूल सिद्धांतों को समाहित करता है, और जो हमारे भारतीय संविधान द्वारा
परिकल्पित लोकतांत्रिक गणराज्य है उसकी नींव को ये निर्धारित करता है। दोस्तों हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने आपको यहाँ पर आज केवल हम भारत के लोग अर्थात वी दी पीपल ऑफ इंडिया को विस्तृत रूप से समझा है। हम आने वाले वीडियोस के अंदर आगे जो हमारे विभिन्न वर्ड हैं जैसे कि सेकुलर हुआ, जस्टिस हुआ, साथ ही साथ हम डेमोक्रेसी हुई, इन वर्डों को भी समझने वाले हैं। और आप ये मानिए कि दोस्तों आपको एक विस्तृत रूप से